हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन अकेडमी पर। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था अगस्त 2022 के करंट अफेयर पर, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के जो स्टार्टिंग का पोर्शन आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसकी बात की थी। तो वो पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे। ये हमने और भी बेहतर किया है, इसमें काफ़ी सारा स्टैटिक जिक्के भी ऐड किया है। जो उसमें उससे रिलेटेड जो जिक्के है ना, वो भी हमने ऐड कर दिया जो करंट में चीज़ें चलती हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि इस जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें अगस्त का जो करंट अफेयर है उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य में बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात हमने कर ली थी, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद आया था लोगों को, और ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उससे भी अच्छे तरीके से। और साथ में आपको रिविजन भी करवाता चलूंगा मैं। ठीक है, आपके RS में जो 2022 की वैकेंसी आने वाली है उसमें रीट मेन से अर्थात थर्ड ग्रेड टीचर में सभी टीचर एग्जाम जो और हैं वो सेकंड और फर्स्ट ग्रेड, हाई कोर्ट LDC में, और जो LDC वगैरह एस पुलिस SI की वैकेंसी आने वाले हैं उनमें भी आपका एक जरूर काम आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सबसे बड़ा टॉपिक है इस बार, जो हम राष्ट्रपति का अभी चुनाव हुआ है। 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति जी ने शपथ ली है, द्रौपदी मुर्मू ने। तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म हुआ उनका हुआ 1958 में। ठीक है, आपको ये बात याद नहीं रखनी। ठीक है, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आइडिया के लिए, लेकिन इनको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, कौन सी बातें आपको याद रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, कौन से जिले में जन्म हुआ उनका? मयूरभंज जिले में, उड़ीसा में। कौन से जिले में? मयूरभंज जिले में, उड़ीसा में। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित। ठीक है, संथाल जनजाति से। ठीक है, संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, एक है इनकी ऐसी पहली राष्ट्रपति जिनका जन्म आजादी के बाद में हुआ। ठीक है, आप देख रहे हो 1958 के बाद में जन्म हुआ, तो 1947 के बाद में हुआ। ठीक है, ऐसा कोई भी राष्ट्रपति आज तक नहीं हुआ जिसका जन्म आज़ादी के बाद में हुआ हो। ये पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद में हुआ। ठीक है, तो अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो संथाल जनजाति में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? मयूरभंज जिला, उड़ीसा में। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये भी ठीक है, मतलब सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 वर्षीय। ठीक है, एक है व्यक्ति से 15वीं तथा क्रम में 16वीं राष्ट्रपति है। व्यक्ति से 15वीं तथा क्रम में 16वीं राष्ट्रपति। व्यक्ति से 15वीं का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो आप एक जना 2 बार बन गया कोई, ठीक है, तो उसको एक ही बार गिनेंगे, तो उस हिसाब से तो 15वीं। जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार बन गए थे तो उनको एक ही बार गिना जाएगा, तो उस हिसाब से इनका नंबर आता है 15वां। जैसे राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी आ गए, फिर आगे आते हुए यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू आ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये इनको एक बार गिनेंगे तो ये होगी 15वें नंबर पे। अगर इनको क्रम में गिने तो इनको राजेंद्र प्रसाद को अगर 2 बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो इनका नंबर आएगा 16वां। ठीक है, तो इनका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति स्वयं 15वीं और क्रम में 16वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, शपथ इनको किसने दिलाई थी? तो भाई शपथ इनको दिलाई थी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, NV रमना, उनका पूरा नाम है नथुलापति वेंकटरमन, उन्होंने शपथ दिलाई थी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ निर्धारित है? तो वो आपके अनुच्छेद में आगे बताऊंगा मैं आपको, सारी जो लगभग राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो बताऊंगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि शपथ की बात चल रही, तो अनुच्छेद जो हमारा 60 है उसमें राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की शपथ अगर आपसे कोई पूछे तो उपराष्ट्रपति की है अनुच्छेद 69 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति की कौन सी में है? अनुच्छेद 69 में। अगर आपसे कोई राज्यपाल की पूछे तो राज्यपाल की है 159 में। ठीक है, 159 में, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। तो अभी तक हमने देख लिया क्या है, ये जो शपथ वाला देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपको बाद में रिवीजन करा दूंगा एक साथ इनका सबका। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू को कितने मत प्राप्त हुए? तो आपको पता ही होगा कि भाई इसमें अगर आपको नहीं पता है तो मैं आगे बता भी दूंगा कि इसका चुनाव कैसे होता है। तो इसमें आपके इसके चुनाव में ना जो आपके सांसद चुन के आप भेजते हो, सांसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। ठीक है, और आपकी जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, हर राज्य की विधानसभा, उसके जो सदस्य होते हैं अर्थात विधायक MLA, वो क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, गुप्त मतदान करते हैं, मतलब दिखा के वोटिंग नहीं करते। ठीक है, गुप्त मतदान करते हैं। उस हिसाब से जैसे सभी अगर सांसदों को विधानसभा के जो सदस्य हैं अर्थात MLAs को जोड़ा जाए तो जो द्रौपदी मुर्मू को 2824 मत प्राप्त हुए। इतना डाटा अगर पूछता नहीं है वैसे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर बन भी जाए तो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें बन सकता है कि द्रौपदी मुर्मू को इतने मत प्राप्त हुए हैं। अगर एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि 2824 व्यक्तिगत मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, व्यक्तिगत मत का अर्थ क्या है? इन्होंने मतलब जैसे वोट, इसको इलेक्ट्रिकल मत मूल्य नहीं निकाला, मतलब व्यक्तिगत का अर्थ है कि सांसदों और विधायकों ने एक एक करके जो दिए हैं वो। फिर मत मूल्य है ये 6,76,803 जो मत मूल्य बना है। आपको मैं ये थोड़ा सा अगर पॉलिटी पढ़ाने का कभी टाइम मिला तो उनको बताऊंगा कि जो सांसद और विधायक होते हैं ना, उनका मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, जैसे सांसद का मत मूल्य होता है, ठीक है, एक वैसे विधायक का होता है, जैसे जनसंख्या के आधार पे ऐसे निकाला जाता है। ठीक है,
तो आपको बता दूंगा मैं, अभी टाइम नहीं है, इतना काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा वैसे ही देखना आप, तो इसलिए ये पूछा भी नहीं जाएगा, आप छोड़ देना इसको। वैसे मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि मत मूल्य से संबंधित कुछ चीज़ होती हैं, जैसे आपको अगर कन्फ्यूजन हुआ कि जैसे डालते तो विधायक और सांसद वोट हैं और ये लाखों में कैसे दी जाते हैं, तो भाई वही रीजन है ये। व्यक्तिगत मत को ना, जो एक जैसे एक सांसद के मान लीजिए शायद 729 के लगभग ऐसे कुछ है, 700 से ऊपर है, तो उसको एक सांसद के उस इतने वोट को 729 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो वो इतना हो गया। फिर विधायक का होता है अलग अलग, हर राज्य का अलग अलग होता है विधायक का, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या है, तो उस हिसाब से उनको गुणा करके इलेक्ट्रिकल जो मत मूल्य होता है वो निकाला जाता है, ठीक है। और ये एक नेक्स्ट बात है, कुल वैध मतों का 64.03%, ये थोड़ा याद रख लेना आप, कितना मत परसेंट प्राप्त हुआ इनको, 64.03%, ठीक है, 64.03%। इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, तो भाई सभी राज्यों, सभी जो सांसद है ना लोकसभा के, राज्यसभा के, सभी राज्यों की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली तथा पुदुचेरी जो है ना उसकी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जैसे ही जो अनुच्छेद 370 के बाद में जो JNK की विधानसभा को भंग कर दिया ना, तो वो भाग नहीं ले रहे, ठीक है। वैसे अभी थोड़ा दिन पहले परिसमन हो गया था उसका, लेकिन जो 90 विधायक इसके बने हैं, अभी 90 विधायकों ने भाग नहीं लिया इसमें, ठीक है, अभी इस बार भाग नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम शायद ले लेंगे। तो इस बार अगर पूरे पूछे गया जम्मू कश्मीर के जो विधायक उन्होंने भाग लिया था राष्ट्रपति चुनाव में, तो उन्होंने भाग नहीं लिया इस बार, ठीक है, भाग नहीं लिया। एक बात और कि जो अलायंस है किस गठबंधन की ओर से थी उम्मीदवार, तो NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की ओर से उम्मीदवार थी कौन, द्रौपदी मुर्मू, ये जो इसमें जो बीजेपी मुख्य पार्टी है इसमें। और दूसरा जो अलायंस है UPA, ठीक है, यूपी है, उसमें कांग्रेस मुख्य जो है पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व उसमें चलता है, और उसमें उम्मीदवार कौन थी, यशवंत सिन्हा, ठीक है, यशवंत सिन्हा। आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा एक साथ इसका। अब देखते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं, ये थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में देखते हैं। अब वो करंट वाली बात थी ना वो चली गई, अब हम स्टैटिक जीके के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति से संबंधित है उसमें क्या लिखा गया, तो भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, ये लिखा कि भाई भारत जो है ना, भारत जो लोकतंत्र है, भारत गणराज्य, उसका एक राष्ट्रपति हुआ, ठीक है, सर्वोच्च पद किसका होगा, राष्ट्रपति का, ठीक है। और गणराज्य क्यों कहते हैं, आपको अगर किसी को पता नहीं हो गणराज्य भारत को क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति है ना, अगर किसी देश का सर्वोच्च पद वंशानुगत आधार पर नहीं चुना जाए तो उसको उसी देश को बोलेंगे गणराज्य, ठीक है, गणराज्य बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ना वो चुना जाता है, ठीक है, न कि वंशानुगत आधार पर आता है, तो इसलिए भारत को गणराज्य बोलते हैं। और अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है कि भारत का एक होगा राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 53 आता है बीच में, जिसमें क्या लिखा गया है कि जो कार्यपालिका है ना उसका प्रमुख होगा राष्ट्रपति, लेकिन वो थोड़ा आप छोड़ दो, इंपॉर्टेंट ये है 54, ठीक है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल क्या होता है, जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे उनका एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कौन करेंगे राष्ट्रपति को निर्वाचित, तो भाई लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अर्थात सांसद, सभी विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य, प्लस जम्मू कश्मीर के करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने किया, तो ये आप मानो लोक सांसद विधायक करते हैं, ठीक है। ये होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54, ये तो निर्वाचक मंडल हुआ। निर्वाचन पद्धति किसमें है, भाई अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में। पहले तो है 54 में निर्वाचक मंडल, पहले तो ये बताएंगे कि भाई चुनेगा कौन, फिर बताएंगे कि चुना कैसे जाएगा, मतलब अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया। और राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, तो भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान की मदद से। गुप्त मतदान तो मैंने बताया था कि भाई दिखा के वोटिंग नहीं करते, तो वो होता है गुप्त मतदान, ठीक है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, ये आपको मैं बताऊंगा जब अगर पॉलिटी बढ़ाने का कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दे रखा है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है, मैंने बता दिया आपको। अनुच्छेद 61 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाना, ठीक है। अब अगर आपको राष्ट्रपति, आप सोचते हो कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, तो भाई राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कैसे, अगर संविधान का कोई अतिक्रमण कर लिया, उसने संविधान की कोई बात फॉलो नहीं करी हो राष्ट्रपति ने, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे, तो भाई महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है, उसको अगर आपको पढ़ने बैठेंगे तो काफी 1 घंटा इसी में लग जाएगा। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, और अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग उपयोग नहीं किया, अर्थात पद से उसको हटाया नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, भारत में हाल ही में 5 नए रामसर स्थल नामित किए गए हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो भाई 5 नहीं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 26 ये जो है नामित कर दिए हैं, क्या रामसर स्थल, ठीक है, रामसर स्थल 26 नामित कर दिए हैं। जो भारत अभी थोड़े दिन पहले जो मतलब
स्टार्टिंग में जो ईयर था ना इसमें 47 थे, फिर 2 बढ़ाए, कौन से, खिजादिया और बखीरा, ठीक है। फिर अभी 5 बढ़ा दिए एक साथ, फिर थोड़े दिन बाद में 10 बढ़ा दिए, और फिर अभी 15 अगस्त से 2-3 दिन पहले ही 11 और बढ़ा दिए, ठीक है। क्यों बढ़ाए ऐसे? क्योंकि भाई आज़ादी का था अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव कैसे बना रहे हैं भाई? आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने पे, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि भाई जो रामसर भूमि है ना उनको भी हम 75 करेंगे। तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बढ़ाते गए, और टोटल मिला के कितनी कर दी हम अभी? 75। लेकिन हम एक साथ सारी नहीं देखेंगे, हम अगस्त के जो करंट अफेयर में है वो अभी अपडेट नहीं हुई, अपडेट होती है वैसे तो बता सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ आपको 26 याद नहीं होंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग में ये जो 5 शुरू में की थी ना 49 के बाद में, वो याद कर लो, ठीक है। तो कौन सी है वो? 3 तो भाई थी तमिलनाडु में, 3 कहाँ थी? तमिलनाडु में, एक थी MP तथा मिजोरम में। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर देना। वैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा ले रहा हूँ। वैसे तो अभी थोड़ा धीरे चल के देखेंगे बार कि क्या रहता है। 3 कहाँ थी? तमिलनाडु में, 1 थी MP में, और 1 ही थी मिजोरम में, ठीक है। कुल संख्या अभी तक हुई 54। वैसे 75 हो गई है, आपको बता देता हूँ वापस, लेकिन अभी जब तक हम पढ़ रहे हैं ना 54 ही है, ठीक है। आप मान के चलो, वैसे अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, मतलब 15 अगस्त से पहले हो गई थी ये 75 तो अमृत महोत्सव के चक्कर में, लेकिन अब एक बार हम 54 तक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में आगे वो देख लेंगे, +10 + 11, ठीक है। अब इनकी स्थिति देख लेते हैं। तमिलनाडु में 3 है, कौन सी? करिकिल्ली, एक साथ बोलना, करिकिल्ली, पल्लीकरनई। ये आगे वाले जो नाम ये याद मत करना, अदरवाइज इनमें फंस के रह जाओगे, ठीक है। आपको मेन इंपॉर्टेंट ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ आप बोलना, करिकिल्ली, पल्लीकरनई, ठीक है। नेक्स्ट है पिचवरम। 5-10 बार बोलोगे ना अपने आप हो जाएगी। देखो करिकल्ली, आप देख लेना इसमें, आपको देखो बिना देखे बताता हूँ मैं। करिकल्ली, पल्लीकरनई, पिचवरम, करिकल्ली, पल्लीकरनई, पिचवरम, ठीक है। तो जैसे मुझे याद होगी ना बार बार बोलने से, तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 होगी तमिलनाडु में। अब देखते हैं MP मध्य प्रदेश में। MP में कौन सी है? सख्य सागर, ठीक है। एक है मिजोरम में कौन सी है? पाला आर्द्रभूमि, ठीक है। पाला आर्द्रभूमि, ठीक है। पाला आर्द्रभूमि। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो सॉरी, ये थोड़ा हम स्टैटिक पर इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई आर्द्रभूमि होती क्या है। तो आर्द्रभूमि आपको मैं नॉर्मल बताता हूँ कि भाई जो नम भूमि होती है, ठीक है, जहाँ पे कुछ पानी वानी होता है और बहुत सारी जो जैव विविधता होती है, वहाँ पे पक्षियों का आवर्जन होता रहता है, तो उसको बोलते हैं आर्द्रभूमि, ठीक है। भारत की पहली आर्द्रभूमि कौन सी थी? चिल्का झील थी, 1981 में बनी थी भारत की पहली आर्द्रभूमि चिल्का झील। राजस्थान में स्थित कौन सी 2 आर्द्रभूमि है? तो पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1981 में बनी थी। सांबर झील जो कि 23 मार्च 1990 में बनी थी, ठीक है, 1990 में बनी थी। केवलादेव और सांबर झील 2 राजस्थान में। कितनी है राजस्थान में? 2। पहली कौन सी थी? चिल्का झील, 1981 में बनी थी। अब हम बात करते हैं रामसर भूमि होती क्या है, रामसर सम्मेलन क्या था इसके संबंध में। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रामसर है क्या। तो रामसर भाई एक ईरान का एक शहर है जो कि ईरान के नॉर्थ में स्थित है। इसी पे एक बार RS में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरान के जो रामसर शहर है वो ईरान के किस साइड में स्थित है। तो ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है, कैस्पियन सागर की तरफ, ठीक है। कैस्पियन सागर की तरफ है, ईरान के उत्तरी भाग में। ईरान के शहर रामसर स्थित है ईरान में है, ठीक है। रामसर सम्मेलन तो ये कब हुआ था? रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, ठीक, 1971 में हुआ था। यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया यूनेस्को वालों ने कि भाई एक अंतर सरकारी संधि करता कि बहुत सारी गवर्नमेंट के बीच में एक संधि बनाई गई कि भाई रामसर भूमि हम घोषित करेंगे और उनको क्या करेंगे? संरक्षण प्रदान करेंगे, ठीक है, संरक्षण प्रदान करेंगे। और ये संधि ना 1975 में लागू हुई थी, ठीक है, 1975 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमियां हैं और उनकी और जो जैव विविधता वहाँ पे जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना था, ठीक है, उनका संरक्षण करना था, इसका उद्देश्य है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है इसमें कि आर्द्रभूमि दिवस है ना वो कब बनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस तो भाई जिस दिन ये रामसर सम्मेलन हुआ था ना 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को हर साल आर्द्रभूमि दिवस बनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी को बनाया जाता है, क्योंकि जो ये संधि हुई थी ना 2 फरवरी 1971 को हुई थी। कहाँ पे? रामसर में। कहाँ है? ईरान के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में सीमा विवाद समाधान के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश में, असम और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप देख लो भाई, भारत का जो इस तरफ मैप है ना, ठीक है, तो यहाँ पे असम है, ये बांग्लादेश है और इधर अरुणाचल है, ठीक है, इधर ये अरुणाचल रहा। तो दोनों के बीच में एक सीमा समझौता हुआ, सीमा विवाद का समझौता हुआ। उसे क्या नाम दिया गया है? इसे बोला गया नमसाई घोषणा, ठीक है, नमसाई घोषणा इसे बोला गया है, नमसाई घोषणा।
इन्होंने कुछ एरिया को क्या किया है, मतलब समझौता कर लिया कि कुछ जो गांव के ऊपर समझौता कर लिया कि भाई ठीक है आपको ये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज काफी समय से उन पे क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी इनमें क्या गया है, समझौता हो गया है। जो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए आप अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। असम के तो सबको पता है, हेमंत बिस्व शर्मा, क्योंकि लास्ट ईयर इनके चुनाव हुए थे तो थोड़ा याद रह जाता है। असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा। और एएनपी आंध्र प्रदेश के कौन है, पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू। अब हम देखते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। आपको मैंने कहा था ना, उसका रिवीजन कर लेंगे सारे का एक साथ। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कौन बनी हमारी, द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई को उन्होंने शपथ लिया, ठीक है, 25 जुलाई को उन्होंने शपथ लिया है। तो अब कब इनका कार्यकाल पूरा होगा, 25 जुलाई, कब, आज से 5 साल बाद में। क्योंकि राष्ट्रपति का जो पूरा जो एक हर मतलब पूरी 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। अगर बीच में कुछ दुर्घटना नहीं हो तो पूरी 5 साल पूरी करके जाते हैं। और जब तक कार्यकाल पूरा होता है ना किसी दूसरे राष्ट्रपति का, उससे पहले चुनाव करा के उसी डेट को, जिस दिन वो पद छोड़ेगा ना, उसी डेट को क्या है, नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करना जरूरी है उसका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 1958 में हुआ था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रखना। कहाँ हुआ था इनका, मयूरभंज जिला उड़ीसा में, ठीक है, मयूरभंज जिला उड़ीसा में हुआ था। कौन सी जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, संथाल जनजाति में इनका जन्म हुआ था। आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। व्यक्तित्व 15वीं और कर्म में कौन सी है, 16वीं राष्ट्रपति है, कर्म में 16वीं राष्ट्रपति है। शपथ इन्हें कौन दिलाता है, एनवी रमना। इन्होंने जो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने शपथ दिलाई थी। शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो भाई अनुच्छेद 60 में इनका वर्णन किया गया शपथ का, ठीक है। इनको व्यक्तिगत मत कितने प्राप्त हुए थे, 28-24, ठीक है, 2824 मत, 2824 मत, 2824 मत प्राप्त हुए थे, ठीक है, 2824 याद रख लो, 2824, ठीक है, 2824 व्यक्तिगत मत प्राप्त हुए थे। कितने परसेंटेज मत थे, 64.03% इनको मत प्राप्त हुए कुल वैध मतों का। वैध मत क्या होते हैं, जो कि फर्जी नहीं है, या फिर जितने मत डाले गए तरीके से, मतलब कोई अगर किसी को मतलब वो नहीं किया, कैंसिल नहीं किया गया, तो वैध मत होते हैं। और JNK के जो मतलब विधायक है ना, उन्होंने भाग नहीं लिया इसमें, ये थोड़ा आप याद रखना। नेक्स्ट है संविधान में राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का अनुच्छेद जो प्रावधान किया गया है। 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, वो निर्वाचक मंडल 54 में। 55 में बात की गई है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। कौन सी निर्वाचन पद्धति है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और कौन सा मतदान है, गुप्त मतदान, ठीक है, गुप्त मतदान। कार्यकाल किसमें है, तो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है 5 वर्ष का। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। उपराष्ट्रपति की है अनुच्छेद 69 में। और राज्यपाल के 159 में, अनुच्छेद 159 में। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और क्यों हटाएंगे, आधार क्या है उसका, तो भाई संविधान के अतिक्रमण के आधार पर एक ही आधार है, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 नए रामसर स्थल की बात। 5 नए रामसर स्थल घोषित किए, उससे टोटल कितने हुए थे, 54 हुए थे। 49 + 5 54। वर्तमान में अभी कितने हैं, 75 हो गए हैं, ठीक है, 75 हो गए हैं। उनकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। एक बार आप 5 याद कर लो। 3 हमें जो 5 घोषित किए उनमें 3 है तमिलनाडु में, कौन से, करिकल्ली, पल्लीकरनई, पिचवरम, करिकल्ली, पल्लीकरनई, पिचवरम। MP में एक साक्य सागर और एक मिजोरम में है पाला, ठीक है, पाला आर्द्रभूमि। भारत की फेस्ट कौन सी थी, चिल्का झील। राजस्थान में 2 हैं, एक केवलादेव है, एक सांबर झील, ठीक है, केवलादेव, एक सांबर झील। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1975, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसलिए जो आर्द्रभूमि दिवस है ना, आर्द्रभूमि दिवस, वो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है, हर वर्ष मनाया जाता है। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, ईरान में हुआ था, रामसर शहर में। 1975 में इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, आर्द्रभूमि को संरक्षण करना और जैव विविधता का संरक्षण करना, ठीक है। एक नेक्स्ट हमने देखा था कि नमसाई घोषणा क्या है, तो असम और अरुणाचल के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता किया गया, उसे बोलते हैं नमसाई घोषणा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की, भारत नवाचार सूचकांक 2021, ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक 2021, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसको जारी किसने किया है भाई, नीति आयोग ने इसको जारी किया है। किसने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है। इसका संस्करण कौन सा है, तृतीय संस्करण इस बार, ठीक है, तृतीय संस्करण है। कितने संकेतक इसमें यूज किए हैं, 66 संकेतक, ठीक है, 66 संकेतक यूज किए। संकेतक क्या होते हैं कि भाई ये अलग अलग जो मतलब मापदंड तय किए कि भाई इस क्षेत्र में देखेंगे कितना इन्वेस्टमेंट किया, इस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट,
तो इस हिसाब से इन्होंने 66 संकेतक तय कर दिए, ठीक है, 66 संकेतक तय कर दिए। उद्देश्य क्या इसका था कि देश के जो इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक विस्तृत साधन है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप सिंपल याद रखो भाई कौन सा राज्य कितना इनोवेशन कर रहा है, कौन सा यूटी कितना इनोवेशन कर रहा है, कितना विकास कर रहा है, उसको देखने के लिए क्या है एक सूचकांक है, ठीक है। ये तो वही बात लिख रखी है। सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, कर्नाटक इसमें शीर्ष राज्य है, ठीक है, कर्नाटक शीर्ष राज्य रहा है। स्कोर आप भले ही रहने देना, स्कोर है कितना स्कोर रहा है इसका, ठीक है, स्कोर आप याद मत रखना। तेलंगाना दूसरे पे रहा, ठीक है, पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे तेलंगाना। कर्नाटक और तेलंगाना भाई पास पास में है, दोनों एकदम टच ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से पहले पे कौन सा रहा है, कर्नाटक, और दूसरे पे तेलंगाना, ठीक है, पहले पे कर्नाटक और तेलंगाना। निम्नस्थ कौन सा रहा है, निम्नस्थ हमारा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य है सबसे नीचे। कौन सा राज्य रहा है, छत्तीसगढ़ सबसे नीचे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शहरीकरण पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी हो जाएगी। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने क्या कहा कि भारत की आबादी कितनी हो जाएगी 2035 तक, भाई 67.5 करोड़ हो जाएगी, और विश्व में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पे होंगे, किसमें, शहरी आबादी में, 67.5 करोड़। तो इतना इंपॉर्टेंट कोई ज्यादा खास है नहीं, आप देख लेना, वैसे मैंने इसको वैसे डाल दिया बस थोड़ा। नेक्स्ट बात है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया। इस रैंकिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, कौन सी रैंकिंग जारी की, NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो लागू किया था 2013 में। आपको कैसे क्या काम आता है, तो भाई जो भी हमारे जो मतलब फ्री अनाज सुविधा ना, जो 1-2 रुपए में अनाज मिलता है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको जानने के लिए राज्यों की कौन सा राज्य किस दर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें राज्यों की रैंकिंग निकाली गई है। उसी रैंकिंग में किस राज्य ने कैसा परफॉर्म किया है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है शीर्ष पे कौन सा, 2 इन्होंने कैटेगरी बनाई है, एक तो सामान्य राज्यों की श्रेणी, एक है विशेष राज्यों की श्रेणी, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी बनाई है सामान्य राज्यों की श्रेणी, ठीक है, सामान्य राज्यों की श्रेणी। तो सामान्य राज्यों की श्रेणी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, विशेष वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्य राज्य जो है ना, सामान्य राज्यों की श्रेणी में, या फिर राज्य और यूटी दोनों की है, इसमें उड़ीसा पहले पे रहा, ठीक है, उड़ीसा पहले पे रहा है, दूसरे पे यूपी रहा है। आपको उड़ीसा जरूर याद रखना चाहिए, जो यूपी है उसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। पहले पे कौन रहा है, उड़ीसा रहा, ठीक है, पहले पे कौन रहा है, उड़ीसा। और सबसे नीचे कौन रहा है, गोवा, सबसे नीचे कौन रहा है, गोवा, ठीक है, गोवा सबसे नीचे रहा है। जो हमें थोड़ी देर पहले जो इंडेक्स पढ़ा था, सूचकांक पढ़ा था, तो वो था इनोवेशन इंडेक्स, मतलब नवाचार सूचकांक, उसमें पहले पे कौन रहा था, कर्नाटक, और सबसे नीचे कौन रहा था, छत्तीसगढ़। अब जो इम्पोर्टेंट ये है ना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो रैंकिंग है उसमें पहले पे रहा है उड़ीसा, और नीचे से नीचे रहा है गोवा, ठीक है। अब राजस्थान की रैंकिंग देखते तो राजस्थान सामान्य राज्यों की श्रेणी में 15वें नंबर पे रहा, ठीक है, 20 टोटल राज्य थे इसमें, सामान्य श्रेणी में 20 राज्य प्लस यूटी, इसमें राजस्थान 15वें नंबर पे रहा है, कोई बहुत ज्यादा नीचे से 6ठे नंबर पे स्कोर रहता है इसका राजस्थान का 0.694। पूछने के चांस बहुत कम है क्योंकि इतनी खराब रैंकिंग है, यदि फर्स्ट सेकंड पे आता तो पूछ ही लेते, बाकी अभी तो कोई चांस बनता नहीं है इसका कि राजस्थान की अलग से कोई रैंकिंग पूछे इसमें। अब स्पेशल कैटेगरी जो राज्य हैं यूटी में, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, त्रिपुरा ने किया, ठीक है, त्रिपुरा ने किया है। और एक बात अगर कोई आपसे पूछे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था, ठीक है। अधिसूचित का अर्थ क्या है कि भाई नोटिफिकेशन उस दिन, अधिसूचना उस दिन निकाली थी भारत सरकार ने इसकी, ठीक है, कब, 10 सितंबर 2013। नेक्स्ट है, भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु, जो भी सांस्कृतिक विरासतें हैं उनकी सुरक्षा हेतु किस वर्ष अवधि के लिए यूनेस्को की 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में सदस्य चुना गया है। क्या इसका अर्थ है 2003 कन्वेंशन, तो इसमें बता दूं कि भाई यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी, थोड़ी देर पहले बात की थी ना, जो रामसर कन्वेंशन, उसी प्रकार की एक संधि हुई थी, कब, 2003 में हुई थी, अंतर सरकारी संधि इंटर गवर्नमेंटल, जो एक समिति बनी थी यूनेस्को की। उसमें क्या कहा गया था कि सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें भारत को अब सदस्य चुना गया है। किस समयावधि के लिए, तो 2022 से 26 तक, ठीक है, 2022 से 26 तक भारत तीसरी बार इसका सदस्य बना है। पहली बार कब बना था, 2006 से 2010 तक, और दूसरी बार बना था 2014 से 2018 तक, ठीक है। भारत की इसमें काफी सांस्कृतिक विरासतें भी इसमें शामिल है, जैसे दुर्गा पूजा है, इसमें कुंभ मेला शामिल है, ठीक है, और इसमें कालबेलिया नृत्य शामिल है, इसमें लद्दाख बौद्ध जप शामिल है, और इसमें कालबेलिया नृत्य शामिल है, इसमें लद्दाख बौद्ध जप शामिल है, इसमें कालबेलिया नृत्य शामिल है, इसमें लद्दाख बौद्ध जप शामिल है, इसमें कालबेलिया नृत्य शामिल है, इसमें
जो गढ़वाल हिमालय उसके धार्मिक उत्सव शामिल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें जो सांस्कृतिक विरासतों के भारत की भी शामिल किए गए हैं। अब भारत को इसमें सदस्य बना गया है कौन से समयावधि के लिए, तो 2022 से 26 तक बनाया गया है, ठीक है। 2022 से 26 तक बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग मतलब ऑल इंडिया की रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, तो किसने जारी की गई? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें पता लग गया कौन सी रैंकिंग जारी की है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, IIT जो भी IIT हैं, हमारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी मेडिकल के क्षेत्र में है, हमारी प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, तो उन कॉलेजों में जो रैंकिंग है उनकी जारी की गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। तो कौन से रैंकिंग में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है वो हम देख लेते हैं। तो ओवरऑल श्रेणी में प्रथम कौन रहा इसमें, तो IIT मद्रास जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मद्रास, और सभी श्रेणियों में पहले स्थान पर रहा है कौन, IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। अगर यूनिवर्सिटी में देखा जाए, विश्वविद्यालयों में देखा जाए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु IISc बेंगलोर रहा है। विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो IISc बेंगलोर रहा है। शोध संस्थानों में देखा जाए तो भी ये रहा IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर। किस किस में प्रथम रहा है, तो विश्वविद्यालयों में रहा है और शोध संस्थानों में रहा, ठीक है। अगर अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में देखा जाए, ठीक है, इंजीनियरिंग में देखा जाए तो भी IIT मद्रास रहा। IIT मद्रास किस किस में रहा है, तो भाई ओवरऑल रैंकिंग में और अभियांत्रिकी में, दो में रहा IIT मद्रास। विश्वविद्यालयों में देखें या शोध में देखें उसमें रहा IISc बेंगलोर। मेडिकल में देखें तो एम्स दिल्ली, ये तो है ही, एम्स दिल्ली रहा है, ठीक है। और प्रबंधन अगर मैनेजमेंट में देखें तो सबसे पहले कौन रहा है, IIM अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद रहा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिहान क्या है? तिहान क्या, ये हमने क्वेश्चन के फॉर्म में बताया क्योंकि तिहान आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला चीज है, तो आप बताना इसका आंसर क्या हुआ। तिहान क्या है? इसरो द्वारा प्रक्षेपित वियतनाम का एक उपग्रह। भाई लग रहा है वियतनाम, ऐसी भाषा लग रही है इसका तिहान नाम से, जैसे चाइनीज कोई भाषा कर रहा हूँ, चाइनीज हो या कोरियाई हो या जो वियतनाम टाइप का हो, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। चीन का एक उपग्रह, ये भी नहीं है भाई, ठीक है, लग रहा है लेकिन है नहीं। चीन का अंतरिक्ष मॉड्यूल, ये भी नहीं है, ठीक है, ये तो तियानवेन वगैरह था वो। अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्या आंसर इसका, ये डी। क्या है ये? अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तिहान की, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है, ऑटोनोमस नेविगेशन पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, ठीक है, नवाचार करने केंद्र। एक केंद्र है तिहान नाम से, जो किसने विकसित किया है, तो भाई ये जो हमारा DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, ठीक है, उसने विकसित किया है। कहाँ पे? IIT हैदराबाद में इसको अभी मतलब इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, उद्घाटन किया है। DST द्वारा चलाया जा रहा है, 130 करोड़ के रुपए की परियोजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मानव रहित अगर भविष्य में हमें विमान बनाने, हवाई वाहन विकसित करने के लिए इसको शुरू किया गया, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, तो नौकायन तंत्र, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम जो हमारे जो GPS वगैरह है, हमने नाविक बनाया था, तो वो सब नेविगेशन सिस्टम है। तो आपसे पूछेगा तिहान है क्या, या फिर इसकी फुल फॉर्म देख लेना। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले है भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है, किसने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया, ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया है। फिर देखते हैं इसमें कौन सा सूचकांक, कौन सी रैंकिंग, मतलब कौन सा संस्करण है, तृतीय संस्करण, ठीक है, तृतीय संस्करण है, ठीक है, तृतीय संस्करण है। 66 इसमें संकेतक यूज किए गए हैं। राज्य और यूटी इसमें दोनों शामिल हैं, और राज्य और यूटी कितना क्या इनोवेशन कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। इसमें शीर्ष इसमें कौन रहा है, कर्नाटक रहा है, दूसरे पे रहा है तेलंगाना, ठीक है, शीर्ष पहले पे रहा है कर्नाटक, दूसरे पे तेलंगाना, सबसे नीचे कौन रहा है, छत्तीसगढ़, ठीक है, सबसे नीचे छत्तीसगढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी, उसमें शहरी आबादी भारत की कितनी हो जाएगी, 2035 तक 67.5 करोड़, ठीक है, 67.5 करोड़ हो जाएगी, और दूसरे स्थान पे आ जाएंगे हम, चीन पहले पे रहेगा, ठीक है। एक है हमारी NFSA रैंकिंग, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो रैंकिंग जारी की थी, है ना, उसमें हम जो कब, सबसे पहले देखते हैं भाई NFSA जो था ना, अधिनियम कब अधिनियम किया गया था, 10 सितंबर 2013 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। इसमें जो रैंकिंग है उसमें दो श्रेणियां बनाई गई, सामान्य श्रेणी और स्पेशल श्रेणी, ठीक है, सामान्य श्रेणी और स्पेशल श्रेणी। सामान्य जो श्रेणी है ना उसमें पहले पे रहा है उड़ीसा, ठीक है, पहले पे रहा उड़ीसा, दूसरे पे यूपी रहा था,
और बॉटम सबसे नीचे रहा इसमें गोवा, सबसे नीचे रहा गोवा। राजस्थान सामान्य श्रेणी में कौन से स्थान पे रहा है? 15वीं रैंक कर रही है राजस्थान के, ठीक है, 15वीं रैंक कर रही है। 0.694 इसका स्कोर रहा है, ठीक है, 0.694 स्कोर रहा है। स्पेशल श्रेणी में टॉप पे रहा है त्रिपुरा, स्पेशल श्रेणी में टॉप पे रहा है त्रिपुरा। फिर देखते हैं हम जो इंस्टीट्यूशन संस्थाओं की जो रैंकिंग थी NIRF किसने निकाली थी? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने निकाली थी। और इसमें कौन कौन सा जो संस्था है किस किस रैंकिंग पे, तो देख लेते हैं। IIT मद्रास 2 पे आई थी ओवरऑल रैंकिंग में और इंजीनियरिंग में, ठीक है, IIT मद्रास 2 पे आई थी ओवरऑल सभी इंस्टीट्यूशन में और अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग में आई थी। फिर देखते हैं जो IISc बेंगलोर है, ठीक है, IISc बेंगलोर है, वो 2 में आई थी, शोध में और यूनिवर्सिटी में 2 पे आई थी, ठीक है। मेडिकल में एम्स दिल्ली आया था और प्रबंधन में IIM अहमदाबाद पहले पे रहा था, ठीक है। फिर देखते हैं तिहान क्या है? तिहान है भाई ऑटोनोमस नेविगेशन पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। एक मानव रहित विमान या वाहन विकसित करने के लिए हमें विकसित करने के लिए चाहिए, इसलिए मतलब केंद्र विकसित किया गया है। किसके द्वारा? जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, उद्घाटन किया गया है अभी। नेक्स्ट हम बात देखते हैं अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन 50 स्थलों की सूची, मतलब जो भी विश्व के सबसे अच्छे स्थल हैं घूमने के लिए पर्यटकों के लिए, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 नाम से जारी की गई है रिपोर्ट, जारी की गई है, ठीक है। इस सूची में भारत के किस राज्य को स्थान मिला है? भारत का कौन सा राज्य है जो इस सूची में स्थान प्राप्त कर गया है? तो सबसे पहले गुजरात, ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, केरल। तो इसका आंसर क्या है भाई? तो इसमें केरल ने स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, केरल ने इसमें स्थान प्राप्त किया है। और इसमें इस सूची में हमारे 2 स्थान है, ठीक है, 2 स्थान है, तो राज्य है केरल और दूसरा है अहमदाबाद। तो हमारी 2 चीजें इसमें शामिल होगी, केरल एक तो राज्य और एक है अहमदाबाद हमारा स्थान, ठीक है। 2 स्थान हमारे 50 में से 2 हमारे आए हैं, केरल और अहमदाबाद। किसमें? वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022, मतलब घूमने के लिए जो भी पर्यटक जाना चाहिए तो 50 स्थान जो विश्व के हैं उनमें से 2 हमारे स्थान है, ठीक है। अब हम कुछ वन लाइनर देख लेते हैं जो एक लाइन में खत्म हो जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में स्थित नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया भाई। किस इंस्टीट्यूट को? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। कहां पे स्थित था? गुजरात के वडोदरा में स्थित। किसने दर्जा दिया इसको? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसका? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और इसका नाम भी इसको उन्होंने चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया इसका? गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया, ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय रख दिया भाई। गति शक्ति से आजकल काफी केंद्र सरकार को प्रेम हो गया क्योंकि उन्होंने गति शक्ति परियोजना भी काफी दिन मतलब थोड़ा लास्ट ईयर ही निकाली थी जो काफी चर्चा में रही थी, गति शक्ति परियोजना। तो आप इसका नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, गति शक्ति विश्वविद्यालय रख दिया गया। एक है पद्मा, रक्षा मंत्रालय द्वारा एक पद्मा पहले स्टार्ट की गई थी। पद्मा की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या है पद्मा? पे रोल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जहां भी है इसको अर्थ है स्वायत्त, ठीक है, मतलब स्वचालित, ठीक है, स्वचालित मतलब अपने आप चालन करेगा, ठीक है, स्वचालित। आपने देखा होगा जो लिफ्ट वगैरह मॉल वगैरह में लगी रहती है तो वो ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक। आपने देखा भी होगा पे ऑटोमेटिक जो एक्सीलेटर, ठीक है, ऑटोमेटिक एलिवेटर, स्वचालित सीढ़ियां, तो मतलब अपने आप काम करती हैं, ठीक है। फॉर डिसबर्समेंट तथा वितरण ऑफ मंथली अलाउंसेज मतलब मासिक भत्ते। तो इसकी हिंदी में क्या हो गया? मासिक भत्ता वितरण, पे रोल ऑटोमेशन, ठीक है, पे रोल ऑटोमेशन। तो ये क्यों स्टार्ट किया इन्होंने पद्मा? कि जो भारतीय तटरक्षक बल है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है, उनके जो कर्मचारी हैं, जो 15,000 के लगभग कर्मचारी हैं, उनको टाइम पे सैलरी पे हो और उनको भत्ते टाइम पे ना मिल जाए, इसलिए क्या है ऑटोमेटिक एक पे मतलब जो उनको पे करने के लिए एक सिस्टम बनाया है पद्मा नाम से, ठीक है, और इसको अन्य डिपार्टमेंट में भी लागू किया जाएगा, ठीक है। क्या है पद्मा नाम से जो भारतीय तटरक्षक बल के शुरू की गई है, वेतन एवं भत्तों का वितरण प्रदान करेगा निर्बाध रूप से, मतलब टाइम पे कर देगा उनको पे। नेक्स्ट है एक एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। भाई इसको जो रेलवे वाली जो एग्जाम होती है एनटीपीसी वो मत समझ लेना, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसने एक सबसे बड़ा भारत का तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया। तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का अर्थ क्या है भाई? एक झील से होती है, ठीक है, झील होगी कुछ, तो वहां पे एक वैसे तो आपने देखा होगा सौर ऊर्जा संयंत्र वगैरह नॉर्मल जमीन पे लगा दी जाती, तो इन्होंने लेकिन क्या किया एक मतलब जमीन तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बना दिया, ठीक है, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बना दिया जो कि भारत का सबसे बड़ा है। कहाँ पे बनाया है? सबसे पहले ये देख लेते हैं इसको, एक नाम और बोला जाता है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट।
कहाँ पे बनाया, रामागुंडम तेलंगाना, ठीक है। रामागुंडम कहाँ पे है, तेलंगाना में लगाया, ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना में। इसका फायदा क्या है, तो भाई जहाँ पे इसको लगाया गया ना वहाँ पे काफी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के जो वाष्पीकरण होता है ना उसको बचाएगा, ठीक है, पानी के वाष्पीकरण को बचाएगा, क्योंकि जो पानी होता है ना उसके ऊपर इसकी लेयर आ जाएगी तो अपने आप वाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की स्टेच्यू ऑफ पीस का वर्चुअल अनावरण कहाँ किया गया, ठीक है। कहाँ पे स्टेच्यू ऑफ पीस का वर्चुअल अनावरण, किसकी, श्री रामानुजाचार्य जो संत हुए थे उनकी एक स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, कहाँ पे, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को, मतलब VLTD, ये थोड़ा अब अगर देखना चाहो तो देख लेना, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें दे रखा है तो भाई जिम्मेदारी तो बनती है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि भाई इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ, तो ये हमारे दे रखा है एक साइड में। हाँ, चांस कम है इसके बनने के, काफ़ी और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट उनसे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये भी आप देख लेना एक बार। वैसे आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। व्हीकल लोकेशन मतलब क्या है, जो भी व्हीकल वाहन है उसकी लोकेशन को ट्रैक करना है, ऐसा डिवाइस बनाया है। तो ऐसे VLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, मतलब इमरजेंसी में अगर मतलब इमरजेंसी हो गई कोई भी टाइप की, जैसे कोई गाड़ी क्राइम कर गई या फिर कहीं पे भी मतलब कोई भी गाड़ी है उसको ट्रैक करना है इमरजेंसी में, ठीक है। तो ऐसे जो सपोर्ट सिस्टम पहले से बना हुआ था उसको, मतलब जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है, जैसे मान लो आप ये समझो कि एक गाड़ी है, ठीक है, इसमें हमने लगा दिया VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, उसको हमने ये लगा के फिर हमने इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है ना, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास पहले से इंस्टॉल है, उसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अगर ये गाड़ी कुछ भी कर रही है, मतलब इसकी गतिविधियों को चेक करने के लिए कहीं भी भाग गई है ना, तो इसका जो पता है ना, ये ERSS जो है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम सपोर्ट सिस्टम, ये दे देगा हमें, है ना। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है ना वो कौन है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है PM मोदी द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ठीक है, कहाँ के, आंध्र प्रदेश में शुभारंभ किया है। ये आप थोड़ा देख लेना, दोनों क्वेश्चन जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, लेकिन आप देखोगे तो थोड़ा याद रह जाएगा देखने से ही। कहाँ पे शुभारंभ किया है, आंध्र प्रदेश में शुभारंभ किया है। जो अल्लूरी सीताराम राजू ने, इन्होंने रंपा विद्रोह जो कि 1922 में हुआ था उसका नेतृत्व किया था। अब 2022 में इसके 100 साल भी पूरे हो गए, तो इस वर्ष में इसके उपलक्ष्य में भी 100वीं जो इसकी जयंती है रंपा विद्रोह की, उसके उपलक्ष्य में भी, और इनकी 125वीं जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में भी एक जो समारोह कर रहे हैं। तो इन्होंने, मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है इसका समारोह का, कहाँ पे किया है, आंध्र प्रदेश में। और रंपा विद्रोह क्यों किया गया था, जो जनजातियों के खिलाफ जो अंग्रेज जनजातियों के खिलाफ जो कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए किया था, ठीक है। अब हम एक बार जो इनका रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है लास्ट रिवीजन के बाद में। टाइम मैगजीन की जो वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट जो प्लेस की रिपोर्ट थी 2022 की, उसमें हमारे दो स्थान आए थे, केरल राज्य और अहमदाबाद, ठीक है, केरल राज्य और अहमदाबाद आया था। एक हमने देखा था फिर नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट था, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। एक हमारे साथ था पद्मा क्या था, पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेज, मासिक भत्ता वितरण, पे रोल ऑटोमेशन, ठीक है, किस लिए स्टार्ट किया गया है, भारतीय तटरक्षक बल जो ना ISF, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स है ना, उसके जो वेतन और भत्ते हैं ना वो निर्बाध रूप से संचालित हों उसके लिए स्टार्ट किया है पद्मा नाम से जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो। नेक्स्ट हमारा है, हैंग हो गया थोड़ा सा, सॉरी इसके बारे में। सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ना वो कहाँ लगाया, रामागुंडम तेलंगाना में। किसने लगाया, NTPC ने, ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना में सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखा हमने स्टेच्यू ऑफ पीस जो रामानुजाचार्य की थी कहाँ लगाई, श्रीनगर JNK में। किसने लगाई थी, अमित शाह ने उसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। एक फिर हमने देखा था व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग जो डिवाइस था VLTD, उसको हमने इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स सिस्टम सपोर्ट सिस्टम था उससे जोड़ा था, किसने, हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले जोड़ा। फिर हमने देखा था अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, उनकी 125वीं जयंती थी, जिन्होंने रंपा विद्रोह का उद्घाटन जो किया था, नेतृत्व किया था 1922 में, और उसका जो अभी 125वीं जयंती है उनकी इस बार, तो उसके उपलक्ष्य में वर्ष भर उनका एक समारोह चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है, आंध्र प्रदेश में मोदी जी द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य जो है हमारा अगस्त 2022 के करंट अफेयर का
क्रोनोलॉजी का सपिक्स में हमने पढ़ा, क्रोनोलॉजी का जो रेफरेंस लेके हमने पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ भी जाने के चांस नहीं है। इससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके था वो भी मैंने भरपूर कोशिश की है आपको समझाने की, आपको याद कराने की, और मैंने कितनी बार आपको ये बोल बोल के बता दिया है। काफ़ी बड़ा थोड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन भाई जो वैल्यू हमने प्रोवाइड की है वो आपको नहीं मिलती अगर हम इसको वीडियो को शॉर्ट कर देते। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने आपको बता दी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इसको। और अगर आपको 1% एक क्वेश्चन भी अगर इससे आता है ना, तो आप इसको कम से कम अपने हर ग्रुप पे शेयर करो, ताकि मुझे भी खुशी मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अलग से मेहनत करूँ मैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।